तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की एक बेहतरीन स्टॉक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रेवेन्यू को देखते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 25,165 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 यानी कि करंट ईयर की, तो वो है 29,742 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2019, 2020 और 2021 में माइनस में रही है यानी कि इन सालों में इस कंपनी को जो है लॉस का सामना करना पड़ा है। बहुत ही भारी भरकम लॉस का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। पर फिर भी उसके बाद 2022 और 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है अभी प्रॉफिट में है। 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 1076 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1679 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी के लिए। तो इसका जो नेटवर्थ है वो भी अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम देखें तो 2019 से लगातार 2023 तक इसका जो नेटवर्थ है वो राइज हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो 2019 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 19,396 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 29,217 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट कैप की, तो वो है 30,262 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 15.92। बेसिकली पी रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो पी रेशियो वो है 15.92। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए आपको अपने जेब से, मान लीजिए अपने जेब से 15.92 रुपीज़ पे करने होंगे। और ऐसा माना जाता है कि पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर ऐसा नहीं है कि पी रेशियो कम है कि इसका मतलब ये होगा कि आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको एक फ्यूचर में बहुत अच्छी खासी रिटर्न मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पी रेशियो के साथ साथ हमें उस कंपनी के लास्ट 5.5 साल के जो EPS ग्रोथ है उसे भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाँ किसी कंपनी के जो पी रेशियो वो तो कम है, मान लीजिए 4.5 के आसपास ही है, पर उसका जो EPS है वो लगातार ईयर ऑन ईयर गिर रही है। तो ऐसे कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद ही आपको एक फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिले। पर हाँ मान लीजिए किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 40-50 के भी पार हो चुका है, और उसका जो EPS है वो बहुत ही अच्छे लेवल में राइज हो रही है ईयर ऑन ईयर। तो ऐसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक फ्यूचर में अच्छी एक रिटर्न मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पर हाँ अगर किसी कंपनी के मान लीजिए EPS बहुत अच्छी ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है और साथ ही साथ उसके अगर पी रेशियो भी कम है, तो ऐसे कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका जो शेयर प्राइस है वो तो सस्ता है, पी रेशियो कम है, इसका मतलब उसका सस्ता है उस कंपनी का शेयर प्राइस, पर साथ ही साथ आपको एक अच्छी अर्निंग पर शेयर भी है उस कंपनी का, इसलिए आपको एक फ्यूचर में अच्छी खासी रिटर्न मिलने का संभावना जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर 1 से कम हो किसी कंपनी के पीबी रेशियो की तब तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से भी नीचे का मिल रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे भी कम का मिल रहा होगा उस कंपनी का जो करंट अभी जो शेयर प्राइस होगा वो, तभी उसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से भी कम है। और यहाँ पर इसका जो पीबी रेशियो वो है 1.16, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है।
तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू है वो है 30.02 और इस कंपनी का जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो लगभग 34 टू 35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पीई की। तो इस कंपनी का जो इस कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है बैंकिंग सेक्टर, तो उसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 13.93 और ऐसा माना जाता है कि किसी कंपनी के जो पी रेशियो है वो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम है तब उसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि इससे ये ऐसा माना जाता है कि वो जो कंपनी है वो उसके इंडस्ट्री के पी से सस्ते प्राइस पे मिल रही है। इसके बाद हम देखेंगे डेट टू इक्विटी, पर यहाँ पर डेट टू इक्विटी नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसके करंट रेशियो को देखेंगे। करंट रेशियो हमें क्या बताती है? करंट रेशियो हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। मान लीजिए किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही करंट लाइबिलिटीज भी है। पर मान लीजिए किसी कंपनी के पास जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो करंट रेशियो है वो अगर देखें तो वो है 5.79, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, यानी कि इसके पास करंट एसेट्स ज़्यादा है। और करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यानी कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके पास इसका जो करंट रेशियो है वो है 5.79, जो कि 2 से बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। तो इसका जो आरओई है वो है 1.13%, जो कि इतना अच्छा खासा हम नहीं मान सकते। और आरओई के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक और रेशियो है जो कि है आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई और आरओसी के बीच में जो है वो डिफरेंस होता है कि आरओई में सिर्फ हम इक्विटी को इंक्लूड करते हैं, पर आरओसी में हम कंपनी के द्वारा यूज़ किए गए सारे पैसों को हम इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे और कुछ भी हो, सारे पैसों का हम वहाँ पर इंक्लूड करते हैं, उससे ही जो कैलकुलेट करते हैं ये आरओसी। और ये आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर ये दोनों ही 20% से ज़्यादा हो तब तो उसे और भी अच्छा माना जाता है। तो इसका जो आरओसी है वो है 4.29 और इसका जो आरओई है वो है 1.13%, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है गैप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये है आरओसी ज़्यादा है, यानी कि ये कंपनी जो है अपने डेट को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, इसीलिए इसका जो आरओई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आरओसी। तो इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो इसका जो ईपीएस है वो है 2.19। इसके बाद हम बात करें डिविडेंड यील्ड की। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0%, और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो जो कि इसका जो बुक वैल्यू है वो है 30.02। उसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो उसके प्रोमोटर्स के पास है 93.08%, और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको लगता है कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।